सभी लोगों को राम राम। क्या हाल चाल? सारे बढ़िया होंगे, मैं भी बढ़िया हूँ। और बस यही बढ़िया बढ़िया होने के चक्कर में हमने सोचा कि चलो आज थोड़ी और बातें कर ली जाए। प्रैक्टिस भी डेवलप करना चाहिए ना बातें करने के लिए, क्योंकि होता क्या है कि डे टू डे लाइफ में अगर आप देखोगे ना, हर कोई मतलब भारत में तो इतनी बड़ी आबादी है, तो जितने भी लोग हैं सबके साथ कुछ ना कुछ बहुत सारी चीज़ें होती रहती है डे टू डे बेसिस पे। तो मैं भी देखता रहता हूँ, पढ़ता रहता हूँ, तो मैंने कहा लाओ चलो आज फिर बात करते हैं। तो उसी बात करने के लिए मैं आ गया आप लोगों के साथ। और मेनली क्या है, अभी जो हॉट टॉपिक चल रहा है कि गवर्नमेंट किसकी बनेगी, भारत में गवर्नमेंट किसकी बनेगी, अब की बार 400 पार या कोई और आएगा सत्ता में। खैर, अब एग्जिट पोल से लेके और बाकी सारी चीज़ों को, और आप ग्राउंड लेवल पे चले जाओ सारी चीज़ें, तो जो 400 पार वाला है तो वो 400 पार वाला ही गवर्नमेंट बन रहा है। ठीक है, 400 पार होगा नहीं होगा वो बात की बात है, लेकिन खैर मेरे हिसाब से 350 पार तो रहेगा, उसको कोई नहीं रोक पाएगा, नो डाउट कोई नहीं रोक पाएगा। राम जी की बड़ी ताकत है, बहुत कृपा है, तो वो तो कोई रोक ही नहीं सकता, किसी की क्षमता ही नहीं है। खैर, तो तीसरे टर्म में जो है वो हमारे गुजरात के भैया मोदी जी फिर से आ रहे हैं प्रधानमंत्री बनने। ये भी सबको पता है, इसमें भी कोई नई बात नहीं है। लेकिन मज़े की बात ये है कि ये जो चुनाव हो रहा था, और मतलब थोड़ा सा अगर आप पीछे चले जाओ ना, तो आप देखोगे इस चुनाव से पहले 2 और चुनाव हुए थे, और हर टाइम में मतलब कैसे कैसे एक कहते हैं ना कि अलग अलग प्रपंच, अलग अलग नाटक, अलग अलग ड्रामा वो क्रिएट होते गए, टाइम टू टाइम होते गए। उन सारे हर्डल्स को लेते हुए, उन सारी मुद्दों को निपटाते हुए, इन सारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हुए, और जिस हिसाब से चीज़ें सॉर्ट आउट की है इस गवर्नमेंट ने या कर रही है, ये मानना पड़ेगा। और मतलब आप देखो ना, 1947 में भारत आज़ाद हुआ, अब 47 का तो ऐसा कुछ था नहीं, नेहरू जी हमारे फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर बने, उसके बाद एक्चुअल में जो इलेक्शन हुआ 52 में हुआ था, अगर मैं गलत नहीं हूँ। उसके बाद से मतलब इन शॉर्ट अगर बात करें तो नेहरू जी थे जो 3 बार प्रधानमंत्री बने हैं। उसके बाद जो है एक उस लेवल की स्ट्रॉन्ग में आप गिन सकते हो अपनी इंदिरा गांधी का भी टर्म काफ़ी लंबा था और टेन्योर भी काफ़ी लंबा था। तीसरे में गिनने के लिए अगर आप आओ तो तीसरे में अटल बिहारी वाजपेयी हैं, नो डाउट। मैं उस समय मैं छोटा था, बट हाँ ठीक है, एक बार कुछ दिन की गवर्नमेंट थी, एक दूसरी बार कुछ महीने की गवर्नमेंट थी, और तीसरी बार उन्होंने 4-4.5 साल अपनी गवर्नमेंट चलाई थी। तो कहने के लिए वाजपेयी जी भी 3 बार प्राइम मिनिस्टर बने थे। ठीक है, अब उसके बाद से 2 बार हालांकि मनमोहन सिंह जी भी बने हैं, लेकिन मोदी जी का केस जो मैं देखता हूँ, या मेरी जो समझ है, अब आप लोग करेक्ट भी कर सकते हो, और मैं जो देख रहा हूँ, मोदी जी के टाइम में क्या हुआ ना कि मोदी जी तीसरी बार तो बन ही रहे हैं, मोदी जी के साथ चैलेंजेस भी बहुत भर के आए, भर भर के। अब कोई मेरे को ऐसे भी बोल सकता है कि अरे यार क्या बकवास कर रहा है, चैलेंजेस आए, क्यों अटल जी के सामने नहीं आया था, क्यों इंदिरा गांधी के टाइम में नहीं आया था, क्यों नेहरू जी के टाइम में नहीं आया था? बिल्कुल आया था, उससे कोई दो राय नहीं है। लेकिन जो मज़े की बात है, जो सोचने वाली बात है, या जो मानने वाली बात है, वो ये है कि नेहरू जी या इंदिरा जी या इवन अटल जी, ये तीनों जब प्रधानमंत्री बने थे, उस समय भारत में ऐसा नहीं था कि भाई कोई भी मुंह उठाएगा और कुछ भी बोल देगा। उस समय के चैलेंजेस ये थे कि भाई यूएन का क्या हिसाब किताब है, अमेरिका का क्या हिसाब किताब है, रसिया का क्या है, पाकिस्तान का क्या है, यहाँ परमाणु डील और ये वो, मतलब बतेरी चीज़ें।
आप जैसे ही आते हो मोदी एरा में, मोदी एरा मतलब मोदी एरा कह लो, डिजिटल एरा कह लो, जो भी कह लो आपकी मर्जी। मोदी जी के टाइम में जो मेरा मानना है कि मोदी जी के केस में क्या हुआ, मोदी जी के केस में हुआ इंटरनेट जो है, इंटरनेट हाथों हाथ पहुंच गया, हाथों हाथ। अब आज मैं बैठ के अपने जगह पे और मैं अपनी बातें रख रहा हूँ, तो ये इंटरनेट ही है, ठीक है। अब ये वाजपेयी जी या इंदिरा जी या नेहरू जी के टाइम में ऐसा कुछ नहीं था कि हाँ कोई बैठा हुआ अपने घर में और अपनी बात रख देगा, नहीं भाई, नहीं था। उस हिसाब से एक्चुअल फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं थी, कोई कुछ भी कहे, कोई कुछ भी बोले, वो उसकी मर्जी है। लेकिन ये आपको मानना पड़ेगा कि मोदी जी के टाइम में जितनी तेज़ी से, मतलब ये कहते हैं ना कि एक हर कोई एम्पावर हो गया है, हर कोई एम्पावर हो गया है। अब वो आपके सपोर्ट में भी बोल सकता है, वो आपके अपोज में भी बोल सकता है। इस तरीके का स्ट्रॉन्ग हिसाब किताब है, तो इससे आप डिनाई नहीं कर सकते। तो अब जैसे ही इन तीन अपने पूर्व प्रधानमंत्रियों को छोड़ के जैसे ही मोदी जी की बात आ जाती है, तो इसीलिए मैं कहता हूँ कि मोदी जी के चैलेंजेस ज़्यादा बड़े हैं, ज़्यादा बड़े हैं। क्यों? क्योंकि कोई डिस्ट्रिक्ट, कोई स्टेट, कहीं पे कोई कुछ भी बोल रहा है, कुछ भी कह रहा है अपने हिसाब से, और यहाँ बोल रहा है, कर रहा है, वो बात की बात है। इसके अलावा बाहर बैठे हुए ऐसे ऐसे, मतलब आप कह सकते हो कि ऐसे ऐसे पावर हैं कि वो क्या क्या करवा सकते हैं इस इंटरनेट के ज़माने में, और अपने रीच से और अपने पैसे से। अब इसका बहुत बड़ा एग्जाम्पल है कि मतलब अभी क्या बोलें, मतलब एक हर जगह एक गलत निगेटिव गढ़ना, ये कैसे गढ़ा गया है। अब जैसे आपका 19 में जैसे गवर्नमेंट बनी, किसान आंदोलन हो गया, किसान आंदोलन हुआ, उसके बाद से आपका मतलब सीक्वेंस में आप मत लेना, लेकिन मैं जो मोटा मोटा आपको बता रहा हूँ, किसान आंदोलन हुआ, उसको लेके बहुत सारे नैरेटिव चले, उसको लेके बहुत सारी सेलिब्रिटी जिनको पता भी नहीं कि खेती क्या होती है, किसानी क्या होती है, उन्होंने अपने राय रख दी, अपनी बातें रख दी, बवाल हुआ। उसके बाद से कोविड आया, कोविड एक बार नहीं आया, 2 बार आया, ठीक है। वो कोविड में कितनी सारी मतलब बेकार के एजेंडा चले कि भाई अब उसमें क्या ही जाएं। कोविड का तो बड़ा ही मतलब बहुत ही मुश्किल और बहुत ही वो भयावह दौर था जो निकाला इन्होंने, और लोगों ने भी काफ़ी सफ़र किया उसमें। देखो आप कैसे एजेंडा, कैसे प्रोपेगेंडा और कैसी चीज़ें बनाई गई। उसके बाद से खालिस्तान को लेके अभी जो हाल फिलहाल मतलब एक पंजाब में जो आया, नाम तो नहीं लूँगा मैं, लेकिन खैर एक वो बवंडर क्रिएट किया गया। अच्छा, इसके अलावा कभी अचानक से आ जाता है भाई फला स्टेट के सीएम को मोदी जी नहीं पसंद कर रहे हैं, उसको नहीं पसंद कर रहे हैं, उसको डाउन, मतलब इतने सारे नैरेटिव्स हैं, इतनी सारी चीज़ें हैं कि इनको पार पाना भैया ये बहुत टफ काम है। नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल तो नहीं बोलेंगे, लेकिन ये बहुत टफ काम है। अब बहुत टफ काम है, बहुत सारी चीज़ें पेंडिंग हैं अभी, ठीक है, राम मंदिर 22 जनवरी और ये वाली चीज़ें, लेकिन ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो पेंडिंग हैं, उसको भी लेके नैरेटिव्स लेके सेट करना, बाहर की कंट्री से, अंदर की कंट्री से। अब मतलब अब नैरेटिव से आप देख लो ना कि बाहर की मीडिया हो गई, बाहर की एजेंसियां हो गई, वो क्या बोल देंगी कि भाई यहाँ तो लोग ही नहीं सेफ़ हैं, मतलब लोग नहीं सेफ़ इन शॉर्ट, मतलब माइनॉरिटी नहीं सेफ़ है, एक पर्टिकुलर कम्युनिटी नहीं सेफ़ है। कंडीशन ये है कि भैया इसके उल्टा है, इसके उल्टा कहानी है कि माइनॉरिटी यहाँ पे मेजॉरिटी को कहाँ किन किन एरियाज़ में और कैसे कैसे क्या क्या कर रही है, उसको भी लेके सेंट्रल गवर्नमेंट पे ही दबाव है। माइनॉरिटी हैं, बहुत सारी ऐसे बॉडीज़ हैं जो मेजॉरिटी के जगह पे, प्लेस पे, लैंड पे, मकान पे, दुकान पे ऐसे कब्जा करते जा रहे हैं। लेकिन नैरेटिव क्या चल रहा है बाहर से, और वैसे मतलब एक तरीके से इन शॉर्ट जो वामपंथियों का बोलते हैं कि वामपंथ का क्या चल रहा है जी, वामपंथ का ये चल रहा है कि भाई माइनॉरिटी यहाँ पे ख़तरे में है, मोदी जी जो हैं, मोदी जी पसंद ही नहीं करते हैं, मोदी जी तो भाई बस इन शॉर्ट पसंद ही नहीं करते, वो तो सारा कुछ अगेंस्ट में काम करते हैं। जबकि सबसे ज़्यादा काम मोदी ने अगर किसी मतलब वैसे बात करें वेलफेयर में, तो भाई माइनॉरिटी के लिए भर भर के काम किया,
370 को हटाया, 370 को हटाने के बाद से वहाँ पे वहाँ के लोगों का, वहाँ मतलब टूरिज़्म से लेके मतलब वो काम करता ही जा रहा है। लेकिन क्या है कि नैरेटिव सेट है कि भाई ये गवर्नमेंट अगेंस्ट है, तो वो यूएन के मेंबर को बुलाओ, फला के मेंबर को बुलाओ, उस कंट्री के लोगों को बुलाओ, उनको दौरा कराओ, उनको दिखाओ और करो, और सारी चीज़ें हैं। तो ये जो प्रॉब्लम है या ये जो चीज़ें हैं, इसीलिए मैंने बोला कि मैं मतलब चलो अब मोदी जी बोल ही रहा हूँ, तो मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि ये तो सबको पता है कि ठीक है गवर्नमेंट आ रही है, लेकिन अब इसमें एक चीज़ और भी है कि हमारे मोदी जी तीसरी बार तो आ रहे हैं, लेकिन चीज़ें बहुत सारी पेंडिंग हैं, चीज़ें बहुत सारी पेंडिंग हैं, और नैरेटिव्स तो भैया आपके अगेंस्ट में वैसे ही चलेगा। मोदी जी के अगेंस्ट में नैरेटिव चलता रहेगा, सब बोलेंगे कि मोदी जी आप तो मतलब माइनॉरिटी के अगेंस्ट में हो, ये हो वो हो फलना हो, अडानी के एजेंट हो, अंबानी के एजेंट हो, और क्या क्या एजेंट हो। हालांकि हालत तो ये है कि आप किस तरीके के एजेंट हो और किस तरीके के हो, वो ऐसे ही दिखा रहा है कि मतलब लेफ्ट वाले इस इकोसिस्टम और इस एजेंडे पे अपना अच्छा खासा मतलब मलाई काट रहे हैं, और जो आपके सपोर्टर हैं उनकी तो मतलब रेल लगी हुई है। ठीक है, फिर भी चलो एजेंडा आपके ही अगेंस्ट रहेगा। तो ये जो अपना फिर अगर घूम फिर के हम आ जाएं कि इलेक्शन पे, तो ठीक है, फिर वही टॉपिक स्टार्ट करते हैं कि हमारे मोदी जी जो हैं चालू मतलब थर्ड टर्म अपना चालू कर रहे हैं, करेंगे, सब कुछ सही रहेगा, लेकिन चैलेंजेस भी उसी हिसाब से रहेंगे और एजेंडा भी उसी हिसाब से रहेगा। और लोगों की क्या है ना, एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा है। एक्सपेक्टेशन इसलिए भी ज़्यादा है क्योंकि क्या है ना कि कभी अब इसका छोटा सा एग्जांपल देता हूँ कि एक क्लास होती है, एक सेमिनार होता है, या कुछ भी ऐसे इस तरीके, एक सभा हो गया मतलब जहाँ 50-100 लोग बैठे हुए हैं, और वहाँ पे आप देखोगे या कभी आपके साथ भी होगा, मतलब मेरे साथ तो हुआ ही है, आपके साथ भी, सपोज़ एक ऐसा सवाल किया जाता है जिस सवाल का मेरे को आंसर आता है, और जैसे ही वो आंसर आता है ना तो मैं बोलना चालू करता हूँ, और जब वो इंसान बोलना चालू करता है तो वो मतलब ऐसे भड़ास निकाल के बोलता है कि मतलब उसको ये रहता है कि भाई बाद में मेरे को मौका मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ठीक है, मेरे को अपनी बातें पूरी रखनी है, मेरे को मतलब ठीक है लाइमलाइट में आना है, या फिर मेरे को नंबर 1 आना है, या जो भी आना है, ऐसे इस तरीके की भड़ास होती है। तो अब इस जो मैं ये बोला ना कि बोलने का, इसका अगर हम रिलेट करें ना, तो मोदी जी से अगर रिलेट करें तो मोदी जी से एक्सपेक्टेशन इसीलिए है क्योंकि लोगों को मतलब जो आपके सपोर्टर है ना, सपोर्टर्स का जो प्रेशर है ना वो आप पे ज़्यादा है, आपके विरोधियों का नहीं। विरोधियों का तो सिंपल सा बात है कि भाई विरोधी तो इस चक्कर में है कि ठीक है मोदी जी का विरोध कर रहे हैं, मोदी जी का विरोध करेंगे, हमें पैसे आएंगे, हमें पैसे मिलेंगे, और एंटी इंडिया या जो भी मतलब करके मतलब विरोधियों को इन शॉर्ट पैसा कमा के या जैसे भी करा के, क्योंकि उनको पता है कि उनको आपसे एक्सपेक्टेशन नहीं है, उनको तो दूसरों से एक्सपेक्टेशन है, उनको तो ये एक्सपेक्टेशन है या उनके दिल की कामना है कि भाई यार मोदी हटें तो सही, मोदी तो एकदम जाम लगा के बैठे हुए हैं, ठीक है। हालांकि हम लोग हटने नहीं देते हैं, आपको अलग बात है, हटने देंगे भी नहीं, पूरी कोशिश रहती है। खैर, तो हम लोगों की जो एक्सपेक्टेशन है ना वो बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा इसलिए है क्योंकि हमें मौका मिला है बोलने के लिए, हम थोड़ा सा इंटरनेट से लेके तमाम चीज़ों पे एम्पावर्ड हैं। दूसरा क्या है कि अगर आप थोड़ा इतिहास पीछे जाओगे, 700, 500, 400 साल पहले जाओगे ना, तो हम लोग कुचले भी बहुत ज़्यादा गए हैं। हम मतलब हम क्या है ना, हम अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे हैं, समझिए। जब आप अस्तित्व की लड़ाई लड़ते हो ना, जब अस्तित्व की लड़ाई लड़ते हो, मतलब वो कहते हैं ना डूबते को तिनके का सहारा। अब कोई डूब रहा है तो भाई उसका तो सिंपल सा हिसाब किताब है कि उसको बचना है। अब उस समंदर में अगर किसी को तैरना नहीं आता, ये तो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, मैं
लेता है, और जब वो करता है ना, मैं कसम से बता रहा हूँ, वो फीलिंग बहुत अलग सी होती है। उसमें बस ये होता है कि भाई मैं पानी से निकल जाऊँ, बस मैं ठीक ठाक निकल जाऊँ, मैं अपने घर वालों के पास पहुँच जाऊँ, ठीक है। तो जो ये कहावत है ना कि डूबते को तिनका क्या सहारा, तो जब जो डूब रहा है ना, उसको एक पैसे का फर्क नहीं पड़ता कि वो किसको पकड़ के अपने जीवन को बचाता है। वो मतलब कोई लकड़ी है, कोई लाश है, कोई जानवर है, कोई मगरमच्छ है, वो क्या है, कैसे, या किसी और को डुबा के बचेगा, कैसे बचेगा। बट वो जो होती है, तो ये जो लड़ाई, मतलब वो क्यों ऐसा करता है, क्योंकि भाई वो मर जाएगा, डूब के मर जाएगा, बात खत्म। फिर उसके बाद उसकी सारी प्लानिंग धरी की धरी रह गई। तो इसीलिए वो डूबते का तिनका, और बकायदा वो जो भी एग्जाम्पल है, तो यही जो आपके सपोर्टर है ना, उनके साथ भी यही है। क्यों है, उसका भी एक रीज़न है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि बीजेपी आज से है, मतलब बीजेपी भी बहुत पुरानी पार्टी है। चलो अब पार्टी पे ही सीधे आ गए हैं तो कोई बात नहीं, बीजेपी भी बहुत पुरानी पार्टी है, बहुत सारे लीडर है, बहुत सारे। और एक चीज़ और भी है, आपके ही पार्टी में बहुत सारे बेकार लोग भी हैं, ठीक है, बहुत सारे ऐसे भी हैं जो करप्ट हैं। अब पता नहीं ये शब्द मैंने सही यूज़ किया है कि नहीं किया है, लेकिन हाँ खैर यूज़ कर दिया। बीजेपी में भी भर भर के हैं, बीजेपी में से भी ऐसे निकलते हैं जो मतलब लेफ्टिस्ट वामपंथी टाइप के। अब कल मैं जैसे बात कर रहा था, एक जो दिल्ली का फालतू वाला नेता है जिसको मैं पसंद नहीं करता, उसकी बेटी जो है, ठीक है, वो ऑल आइज ऑन रफ़ा वाला जो मैंने बोला था, तो ऑल आइज ऑन रफ़ा पे उसने बकवास कर दिया। उसका बाप दिल्ली में इतना बड़ा नेता, मतलब पीछे तो कुछ साल पहले तो उसको लोग चीफ मिनिस्टर बना रहे थे, हालांकि वो चीफ मिनिस्टर तो छोड़ो, वो खलासी बनने लायक नहीं है, लेकिन खैर उसको चीफ मिनिस्टर बना रहे थे। तो वो जो चीफ मिनिस्टर है उसको कुछ पता नहीं है फलनिया के पापा को, तो उसकी जो बेटी है, तो अब उसकी बेटी की सोच देखो कैसे बदल गई है, उस हिसाब से कैसे कन्वर्ट हो गई। तो मैं अब क्यों कह रहा हूँ कि मतलब आपकी भी पार्टी में बहुत सारे लोग हैं। अब मैंने क्यों बोला बहुत सारे लोग हैं, यानी कि अगर मोदी जी नहीं, अगर 1 मिनट के लिए मान लेते हैं कि मोदी प्रधानमंत्री नहीं बनते हैं, तो मेरे को तो नहीं लगता कि बाकी कोई इतना उस हिसाब से है जो एक साफ सुथरा, या मतलब लोग। अब इसको ऐसे भी एक थोड़ा सा और ऐड कर देता हूँ, जनधन, ठीक है, किसान सम्मान निधि, ये टॉयलेट वाला स्कीम, ये वृद्धा का, ये गैस सिलेंडर का, ठीक है, इतनी सारी चीज़ों को आपने किया है। और जो भी मीडिया में या आसपास जो भी है अवेलेबल सोर्सेस, कि मतलब आपने अपनी फैमिली के लिए कुछ किया ही नहीं है। मतलब आपकी माताजी 2016 में नोट और वो लाइन में लगी थी सारी चीज़ें, तो मतलब एक इन जनरल एक क्या मैसेज जाता है, एक इन जनरल एक मैसेज जाता है कि यार ये वो नेता है कि भाई इतने बड़े पोस्ट पे बैठा हुआ है, और ये फैमिली नहीं, मतलब फैमिली इन द सेंस ये पूरी कंट्री को फैमिली मानता है। तो अब आप समझ रहे हो कि प्रेशर लेवल कितना हम डाल रहे हैं आप पे। क्यों? बीजेपी सत्ता में आ रही, मैं आपको बता रहा हूँ, एक चीज़ और भी बता रहा हूँ, चलो अब छोड़ दो, अब कितना नाम नहीं लूँगा और कितना क्या करूँगा। एक सच्चाई और भी है, तीसरा टर्म ना बीजेपी के चक्कर में नहीं मिल रहा है, तीसरा टर्म मिल रहा है मोदी के चक्कर में। अगर मोटा मोटा मैं बात करूँ ना, अगर एक एग्जाम्पल, एक साधारण एग्जाम्पल ले लेते हैं कि अगर बीजेपी 400 सीट पे अगर इलेक्शन लड़ी है ना, तो 350 सीटों पे अकेले मोदी लड़ रहा था, 350 सीटों पे। 50 ऐसी मैक्सिमम, मैं बता रहा हूँ, मैक्सिमम आपको बता रहा हूँ, मैं मैक्सिमम 50 सीट दूंगा। जो बड़े नेता होंगे जैसे राजनाथ सिंह हो गए, गडकरी जी हो गए, या अमित शाह हो गए, या मतलब कि अन्नामलाई हो गए, 50 मैक्सिमम, 350 पे ना
मोदी लड़ रहा था। मैं ये नहीं बताऊंगा कि मैं कहाँ, मतलब मैंने वोट कहाँ पे डाला है, लेकिन कहाँ पे डाला है मतलब मैं इस वो जगह की बात कर रहा हूँ, ठीक है। आपको बताऊँ, मैं वोट डालने गया, मैं और मेरी बीवी हम सुबह सुबह गए, हम वोट डालने गए। हमें पता ही नहीं था कि कौन है हमारा मतलब बीजेपी का खड़ा कौन है कैंडिडेट। मोदी के नाम पे, मोदी के नाम पे मेरे पिताजी, मेरी माताजी, मेरे मतलब परिवार में जो भी हमारे क्लोज 8-10-12 लोग हैं, मेरे पिताजी, अब पिताजी पे बात आ गई तो मैं बताऊं, मेरे पिताजी ने मेरे मतलब हमारे गांव में वोट डाला। ऐसे सुबह सुबह बात होती है, बात हुई, पिताजी को बोला, कैंडिडेट को लिटरली, हालांकि वो 2 बार का जीता हुआ है, 2 बार का जीता हुआ है, वो गाली दे रहे थे मेरे पिताजी। अरे उसको कौन देख रहा है, मोदी के नाम पे दे रहे हैं, मोदी के नाम पे। तो आप समझ रहे हो ना प्रेशर लेवल कितना ज़्यादा है। क्यों? क्योंकि हमारे छोटे बच्चे हैं, हम देख रहे हैं चीज़ें कितनी खराब हैं, कितनी प्रॉब्लमेटिक हैं, लोग सोच नहीं सकते। अब प्रॉब्लम से अगर मैं बताऊं तो कोई इतने मुश्किल से कोई एक ज़मीन लेता है, कोई मकान लेता है, ले भैया फला एक बोर्ड है, वो कह रही है नहीं 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 ये तो हमारा है। अब जो इंसान लोन लेके अपना 10-10, 20-20 रुपये, 50 रुपये, 1000 रुपये बचा के अपने कितने सारी चीज़ों को सेक्रीफाइस करके अगर कर रहा है, तमिलनाडु में एक पूरा गांव ही कब्जा हो गया था। अब बताओ, वो चैलेंज नहीं है? उसके अलावा दवाइयाँ, कोई गलती से बीमार हो गया ना, कोई गलती से, और ज़्यादा नहीं, 3 साल पहले की बात बता रहा हूँ, मेरे परिवार में मेरी माताजी बीमार हुई थी, तबीयत खराब हुआ था, क्या स्थिति हो गई थी भाई साहब। पैसे ना पानी की तरह बहाने पड़ते हैं। अब ये बताओ कि मतलब आप समझ रहे हो ना कि ये भविष्य कहाँ जा रहा है। आप इतनी हाड़तोड़ मेहनत करके अपने बच्चे को, मतलब लोगों ने बच्चे पैदा करना कम कर दिया मोदी जी, लोगों ने बच्चे पैदा करना कम कर दिया। मतलब मैं मेजॉरिटी की बात कर रहा हूँ, उसमें मत जाना आप, वो तो भर के आज भी दर्जनों में करते हैं, खैर उनकी अलग बात है। मेजॉरिटी कम्युनिटी बता रहा हूँ, बच्चे नहीं पैदा कर रहे हैं, कम पैदा कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनको पता है कि एक बच्चा होगा, बढ़िया स्कूल में पढ़ाऊँगा, उसका कम से कम 20 से 25 हज़ार रुपये महीना खर्चा है। बच्चे का स्कूल, बच्चे का ट्रांसपोर्टेशन, बच्चे का कपड़ा, ये एक्टिविटी, फलना एक्टिविटी, ढमका एक्टिविटी, पता नहीं क्या क्या। और उसके बाद चलो वो 20,000 25,000 कैसे मैनेज कर रहा है, मिडिल क्लास बहुत कुछ मैनेज करता, बहुत सारी चीज़ें करता, लेकिन प्रॉब्लम क्या है, स्कूलों में पता चले वो क्या चल रहा है। बच्चों को मैं अपना सब कुछ पेट काट के और कैसे कैसे पढ़ा रहा हूँ, और वहाँ स्कूल में कोई आ गई पढ़ाने वाली और कोई उस तरीके का, वो अमेरिका में सुना है ना, LGBTQ ABCDEFGHIGQ कम्युनिटी, वो छोटे छोटे बच्चों के दिमाग से खेल रहे हैं। मोदी जी, US में ही वो प्रॉब्लम, US में नहीं है, वो बीमारी इंडिया में भी आ रही है, पांव पसार रही है, हमारे छोटे बच्चों के भविष्य के साथ खेल रही है। अब हम किससे उम्मीद करेंगे? देखो, मैं अपना वोट तो एक मुर्गा, दारू और 1000-5000 रुपए पे नहीं बेचूंगा। मैं जहाँ रहता हूँ वहाँ से काफ़ी दूर मैं जाके वोट डालता हूँ, अपनी धर्म पत्नी सहित। लेकिन हाँ, एक चीज़ ये भी है कि डालता हूँ तो एहसान नहीं कर रहा हूँ वहाँ पे,
अरे वोट डालता हूँ मोदी जी, मैं और मेरी बीवी जाते हैं 2 वोट डालते हैं, अब तो भाई आप 2 वोट के ऋणी हो। नहीं 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 नहीं, लालच मेरा है, लालच मेरा है, ईमानदारी से बताऊंगा, लालच मेरा है। लालच मेरा ये है कि मोदी जी आएंगे और जो मैं बता रहा हूँ ना, ये प्रॉब्लम्स जो 2-3 आपको पता है, मोदी जी इसको मिटाएंगे, हमें बचाएंगे। मैं सिर्फ ये बोल दूं कि हाँ मैं जाता हूँ, मैं 2 वोट देता हूँ, और भाई 2 वोट देता हूँ तो मोदी जी तो भाई, खैर मैं कहाँ की बात कर रहा था, मैं कहाँ पहुँच गया, थोड़ा भावनाओं में बहक गया मैं। एक कहते हैं ना कि जो इंसान होता है वो मतलबी होता है, तो मैं भी अपनी मतलब की ही बातें करने लगा था। लेकिन हाँ, मैं ईमानदारी से बताऊं मोदी जी, अब मैं तो इतना फ्रैंक हो गया जैसे लग रहा है मोदी जी ही सामने बैठे हुए हैं, लेकिन खैर कोई बात नहीं। हाँ, उम्मीद करते हैं, क्या पता मोदी जी भी सुन ले मेरा वीडियो, मेरा ऑडियो। तो मतलब हमारी यही है कि हम मिडिल क्लास हैं, हम भगवान ने, महादेव ने इतनी क्षमता दी है कि हम अपना पेट पाल लेंगे, अपनी ज़रूरतें पूरी कर लेंगे, बच्चे को भी पढ़ा लेंगे। लेकिन मोदी जी चक्कर क्या है कि ये सब कर लेंगे, अब बगल में कोई गुंडा आ जाए, रैपट मार दे, गोली चला दे या कुछ भी कर दे, आप समझ रहे हो ना, मतलब एक कहते हैं ना वो असामाजिक तत्व। तो हम तो ये चाहेंगे, तो ये एक्सपेक्टेशन हमारी है और आपसे है, और बहुत तगड़ा है। ये प्रेशर आप पे रहेगा, ये प्रेशर रहेगा, और ये प्रेशर आप पे अब आप पे है। अब आपको अपने पे से प्रेशर हटाना है तो आपके पास 2 ऑप्शन है। चलो लाओ बता देता हूँ, फिर मैं फ्रैंक हो गया, ऐसे लग रहा है कि मैं मोदी जी से सामने बात कर रहा हूँ, लेकिन चलो मैं बता देता हूँ 2 ऑप्शन क्या हैं। या तो जो बड़े बड़े जो 2-3 मैंने पॉइंटर बोले कि भाई कोई ज़मीन कब्जा कर ले रहा है, या कोई बीमारी में इतना मेडिकेशन में चला जा रहा है, या फिर क्या बोलते हैं अपना बच्चों को कोई और ABCD और कौन कम्युनिटी पढ़ा दे रहा है, या तो उसको लेके कुछ नियम कानून बना लीजिए। क्योंकि देखिए क्या है, मैं बहुत ईमानदारी से बताऊंगा, अभी जैसे मेरे को ड्राइविंग लाइसेंस बनाना है, ठीक है, ड्राइविंग लाइसेंस बनाना है, लोग कहते हैं अरे बड़ा भ्रष्टाचार है, बहुत भ्रष्टाचार है। अरे भैया भ्रष्टाचार है तो एक ड्राइविंग लाइसेंस 10 साल के लिए होता है। मैं फिर वही बात कर रहा हूँ कि मैं बहुत ईमानदारी और बहुत प्रैक्टिकल बात कर रहा हूँ कि अगर मेरे को जाके DL बनाने के लिए 5-6 हज़ार 7 हज़ार 10 हज़ार रुपये खर्च करना पड़ेगा तो 10 साल चलेगा, चलो वो मैं झेल लूँगा। अरे एक बार दिया ना 10 हज़ार रुपये और महाराज 10 साल के लिए वो चला, वो तो मैं झेल जाऊंगा। मैंने रेड लाइट जंप किया, गलती मेरी है, चालान कटना था 1000 रुपये, मैंने पुलिस वाले को पकड़ के अरे भैया अरे दादा, गलती हम ही लोगों की होती है कि अरे सर करके 200 ले लो सर, 500 ले लो सर, 300 ले लो।